पिछले चैप्टर में अपने पढ़ा कैसे आर्य के भाई के गले लगे पर आर्य उसको पहचान जाती है कि उसका यह भाई हमें मृत्युंजय को किसी आदमी का करीब जाना आर्य के पास पसंद नहीं आया था। वही हार आस्था जी कथा कई सालों बाद अपने डेट को देखकर उनकी इमोशन उनके आंखों से निकाल रहे थे आंसू के द्वारा, क्योंकि इतने सालों में कभी भी उनके डेट उनके पास नहीं है जिसे वह अपनी टाकली भी हर आस्था की कथा कई सालों बाद अपने डेट को देखकर उनकी इमोशन उनके आंखों से निकल रहे थे आंसू के द्वारा, क्योंकि इतने सालों में कभी भी उनके डेट उनके पास नहीं है जिसे वह अपनी तकलीफ बताओ कर सके। उनके फैमिली में इतना होते हुए भी मेंबर वह अपने आप को अकेला महसूस करती थी, मगर आज अपने दादा को अपने सामने देखकर उनसे शिकायत करते हैं। बोले, आप कहाँ गए थे दादा, मुझे अकेला छोड़कर? पापा, मैं आपके बिना कितने अकेले हुई थी। मियां आस्था जी के बटनों को सुन आरो को गिफ्ट होता है, जिसे उसे पता चलता है कि उसके भाइयों के ना होते हुए उसके मनम अकेली थी, जबकि वह तो उसके पास थी, फिर भी वह अपने आप को अकेला मानते थे। मैं आस्था जी को देखते देखते उसके भी आँख की नाम हो जाती है। वह अपने भाई के गले लगाकर कहती है, बाय, आई सो मच मिस यू। वन त्रिशा और उसके मासी अरजीत को देखकर शॉक दे, क्योंकि इतने सालों में भी कभी वह इस महल यानी मल्होत्रा मेंशन में नहीं आया था, मगर आज अचानक कैसे आए वही यह कंफ्यूजन लेकर त्रिशा की मासी शॉक दे, क्योंकि इतने सालों में भी कभी वह इस महल यानी मल्होत्रा मेंशन में नहीं आया था, मगर आज अचानक कैसे आए वही यह कंफ्यूजन लेकर त्रिशा की मासिक दृश्य से पूछता है रहती है कि यह कैसा है, तो त्रिशा छोड़कर कहते हैं, मुझे क्या पता, ऐसे पूछो जिससे मैंने इन्वाइट किया और मुझे बताकर आया हूँ। मोहित त्रिशा का जवाब सुनकर आरती जी गुस्से रहती है कि लगता है उसे आर्य ने गला नैना का पड़ा है, दिमाग तो तुम्हारा खराब हो गया। वहीं त्रिशा अपनी मासी के बटनों को सुनकर गुस्से से कहती है, यह तो मैं भी कह सकती हूँ, थप्पड़ आपको पड़ा, दिमाग आपका घुटनों में चला गया है। मैं अभिजीत की आवाज सबको सुनाई दे तो अजीत जी पर चलाकर कहते, तुम्हें यहाँ किसने बुलाया? भाई अपना डेट की बात को सुन। अजीत कुछ कहता उससे पहले अरे कहते हैं, मैंने बुलाया है और क्या बार बार पर मीना कुमारी की तरह इतना है पूर्व जाते हैं। इतना गुस्सा करना सेहत के लिए हानिकारक हो सके, कहानी सेंसस ऊपर नीचे होगी तब कहीं भगवान को प्यार ना हो जाए। वहीं आई आर के बटनों को समझा मृत्युंजय इंटरेस्ट से उसकी बात तो सुन रहा था। मैं अर्जित अपनी बहनों के ऐसे व्यवहार से बहुत ज्यादा शौक था, क्योंकि कभी भी वह अपने टाइट से ऐसे बात नहीं करती थी। वही दीदी जी को यह पसंद नहीं आता का सबके सामने उनकी बेटी उनकी बेइज्जती कर वह आर्य पर चिल्लाते बोले, तुम्हारे अंदर तमीज नहीं है कि तुम अपने आप को ही करने पर तुली हुई और सबके सामने से बेइज्जत कर वहीं आ रहे उनको तंटट मार हुए कहती है कि आप भी तो वही क्रांतिकारी। भाई आर के बातों को समझा मृत्युंजय इंटरेस्ट से उसकी बात तो सुन रहा था। मैं अर्जित अपनी बहनों के ऐसे व्यवहार से बहुत ज्यादा शौक था, क्योंकि कभी भी वह अपने टाइट से ऐसी बात नहीं करती थी। वही दीदी जी को यह पसंद नहीं आता का सबके सामने उनकी बेटी उनकी बेइज्जती कर वह आर्य पर चिल्लाते बोले, तुम्हारे अंदर तमीज नहीं है कि तुम अपने आप को ही करने पर तुली हुई और सबके सामने से बेइज्जत कर वहीं आ रहे उनको टोंट मारते हुए कहती है कि आप भी तो वही कैटेगरी में आते हैं कि आपने भी तो वही किया, तो पूरी कंपनी के सामने दादाजी को बेइज्जत करके पूरी कंपनी पर अपना हक जाता है, तब वह भी 2 कौड़ी की 2 औरतें के लिए। तो वही मैंने आपके साथ किया, तो आप कैसे मेरे पर एग्जाम लगा सकते हैं? वैसे आपके ही सिखाए संस्कार है जैसे को तैसा। कोई यह सुनकर अभिजीत जी के आंखें शर्म से झुक जाते। इनको याद आता है कि कैसे उन्होंने त्रिशा और आरती जी के कान पर सारे शेयर्स अपने दादा के से अपने नाम करवाने के लिए कंपनी में क्या किया था। मैं मीडिया वाले इन सब को तमाशा को रिकॉर्ड करने में लगे होते हुए आर्य सबको देखकर कहती है कि तमाशा खत्म हो चुका है, तो आप यहाँ से जा सकते हैं। और हाँ, फिर गोरा कर चिल्ला के मीडिया वालों की तरफ देखकर रॉकी को आवाज लगती है, जो अरे का पर्सनल बॉडीगार्ड तुझे उसके बड़े भाई ने उसके लिए रखवाया था। आर्य मीडियम वालों की तरफ गुस्से से देख रॉकी उससे से कहते हैं, इन सब के कैमरे और जितने भी रिकॉर्डिंग है आगे यहाँ से बाहर ना जाने पर, और जिसने भी यह गुस्ताखी करके बाहर रिलीज किया तो आर्य मल्होत्रा ने अरे जायसवाल से मिलेगा जो मासूम नहीं, क्यूरल तक दिखाइए अपनी। वहीं आ रही है। सब कहने के बाद अपने कमरे में चला जाती है और रॉकी सबके कैमरे लेकर तोड़ देता है। वहीं मृत्युंजय शेरगिल के साथ अपने घर भेज देता है। मैं तुझे अपनी भी लाख के और मुड़ जाता है, जहाँ पर मृत्यु हो जाए के मेला में हर उसे जगह शांति थी। पहले कहीं भी तुझे के कमरे में शांति ने उसके कमरे में कोई था जो सुकून से सो नहीं पाया था। वह था मृत्युंजय, जो अपने बालकनी में खड़े होकर एक तक चंदत को दिखा ही आ रही है। सब कहने के बाद अपने कमरे में चल जाती है और रॉकी सबके कैमरे लेकर तोड़ देता है। वहीं मृत्युंजय शेरगिल के साथ अपने घर भेज देता है। मैं तुझे अपनी भी लाख के और मुड़ जाता है, जहाँ पर मृत्यु हो जाए के मेला में हर उसे जगह शांति थी। पहले कहीं भी तुझे के कमरे में शांति ने उसके कमरे में कोई था जो सुकून से सो नहीं पाया था। वह था मृत्युंजय, जो अपने बालकनी में खड़े होकर एक तक चांद को देखकर जिसमें आर्य का अक्षय नजर आ रहा था, वह आग के आज के परिवार से कुछ ज्यादा प्रभावित हो गए, जिससे उसकी रातों की नींद उड़ गई थी। वहीं और तुझे चांद को देखकर क्या आज तक तुमने पर ध्यान नहीं देना चाहता, मगर तुम्हारी हरकतों की वजह से आज मुझे तुम ऊपर सिर्फ अब अपना हक चाहिए, किसी और का नहीं। तुम मृत्युंजय सीरियल की दीवानगी बन चुकी हो, जुनून बन चुकी हो। और वही इस बार सिगरेट पीते पीते यार यह सब बात कर रहा था मृत्युंजय आर्य के बारे में सोचते, तभी विपुल अंदर आगे रहते, क्या बोल रहे हो तुम? वही आर्य की बातों में गम मृत्युंजय वपू से कुछ ऐसा सवाल पूछता है जिससे वह शॉक हो जाता है। इंपोर्टेंस नोट, हेलो फ्रेंड, आपको पता होगा यह स्टोरी को मैंने वह दिन से नहीं डर रही हूँ, क्योंकि पॉकेट एफएम वालों ने बोला इस पर रेटिंग नहीं आ रही है, इसलिए हम इसको वह नहीं कर सकते। फिर भी आप लोग अगर चाहते हैं स्टोरी आगे कंटिन्यू हो तो आप इसको रेटिंग दे, क्योंकि रेटिंग के बिना कुछ नहीं सकता। और वैसे भी स्टोरी 30,000 पूरे होने वाले हैं। रेटिंग 15:20 के आसपास होने चाहिए, 2 हफ्तों में हो जानी चाहिए। अब आगे मृत्युंजय का रूप। वही विपुल मृत्युंजय के ऐसे अचानक सवाल पूछे जाने से संभव शॉक में आ चुका था। कुछ देर में खुद को नॉर्मल करने के बाद विपुल मृत्युंजय की तरफ देखकर बोला, आर यू मैड, पागल हो गए हो क्या?
क्या यह पागलपंती लगा रही है? पहले तुम्हें वह चाहिए नहीं तो अब तुम उसे कैद करने की सोच रहे हो अपने प्यार में, तो भूल जाओ, मुझे लगता नहीं है तुम्हारे ऐसे करने से हो तुम्हारे प्यार में। क्या तुम्हारे आसपास पेट में भटकने देगी? अब तुम प्यार करो ना जिसे वह तुम्हारा प्यार नहीं तुम्हारा पागलपन जुनून दिखे रहा है जो तुम्हारे एक पर लगाया आरो की वजह से, क्योंकि तुम जो लड़की तुम्हें जो इतना प्यार परवाह और इतना भाव देती थी पहले, अब तुझे उसकी इग्नोरेंस बर्दाश्त नहीं हो रही, क्योंकि मृत्युंजय तुम्हें उन उसके इन सब चीजों की आदत होगी। अगर अब तुम उसके साथ प्यार का खेल खेल के उसको दर्द पहुंचाओगे तो यह गलत बात होगी, क्योंकि पहले तुम ही जाते थे, तुम्हारे आसपास भी ना भटके, अब वह कर रही है जैसे तुम चाहते थे, तो अब तुम उसे दर्द पहुंचाने के लिए ऐसा करोगे या अपने पागलपन में ऐसा करोगे? मेरी बात ध्यान से सुनो, जो यह तुम्हारे अंदर है ना, जो गुस्सा आ रहा है, अब तू अपने गुस्से के चलते सही गलत सोच नहीं पा रहे, इसलिए ठंड से दूर रहे अब की क्यों? मृत्युंजय अपने गुस्से को कंट्रोल करके कहता है विपुल से, तुम मेरे दोस्त हो इसलिए मैं तुम्हारी बकवास सुन रहा था, अगर इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुम्हारी हर बार बकवास सुन लूंगा। आइंदा मेरे सामने बकवास करने से 100 बार सोचना कि तुम जानते हो मेरे सामने जो बोलना है उसे जिंदा छोड़ना नहीं, दर्दनाक मौत देता हूँ और जो मैं करना चाहता हूँ वह मैं करके रहूंगा, भले ही वह लड़की मुझे इग्नोर कर रही है, दूर जाने की कोशिश करे, मगर अब ऐसा नहीं हो सकता, उसने खुद ही यह गलती की है, मुझे अपने प्यार में नहीं, सॉरी प्यार नहीं जुनून में, और अपनी हरकतों का दीवाना जो बनाया, अब यह जुनून और दीवानगी जब उसके यह मेरा फितूर बन गई है जो किसी के रोकने से नहीं रुकेगी, चाहे दुनिया की कोई भी ताकत आ जाए, अब मैं उसे अपना बना कर रहूंगा, वह सिर्फ अब मेरी है, सिर्फ मेरी, आर्य मल्होत्रा सिर्फ मेरी है। ऊपर अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल करके कहता है, तू पागल हो गया, वह तेरी थी अब नहीं है, तूने ही को बताया था ना मुझे पार्टी में जब तू उसे कमरे से आया था, याद कर तूने उसे क्या कहा था, तूने ही कहा था तू वह तेरी जिंदगी से चली जाए क्योंकि तुझे प्यार नहीं करता, जो तेरे पीछे थी तब कितनी दुखी रहती है जब तू उसको प्यार से, क्या तू बोल भी नहीं बोलना था, इंसानियत के नाते कुछ करता भी नहीं था, लोग उसकी शर्ट करते थे तेरे सामने तब भी तू नहीं बोलना, राज तू का रहा है तो तेरी है, सिर्फ यह तेरा पागलपन है जो तेरे सर पर चढ़ के नाच रहा है। एक दिन यह जुनून दीवानगी हाथ से गुजर गई ना तो समझ लेना, तो अपनी सोच ने समझने की शक्ति को देगा, और मैं जहां तक तुझे जानता तुझे उससे प्यार नहीं हुआ है, तू बस अपने एक के चक्कर को सेटिस्फाई करने के लिए तू उसकी जिंदगी को अब जानू बनाने की सोच रहे, तो भूल जा, क्योंकि वह पहले वाली आलिया नहीं है जो तेरे हर दर्द हर बेइज्जती को सहेली की समझ में आए, तो सोच ले, क्योंकि वह अब पहले जैसी नहीं है, तू नहीं उससे हर रिश्ते हर नाइट तोड़ने को कहा था, तू नहीं कहा था, वह तो तेरे से कोई मायने नहीं रखती, तू नहीं उसे उसके बर्थडे के दिन पर क्या सुनाई था, आज याद है ना, यह जब उसने तुझे कहा था कि वह तुझे प्यार करती है, क्या उससे सवाल नहीं पूछा था कि तू उससे प्यार करते, तब तूने क्या कहा था, तुझे प्यार नहीं करता, तब उसने तुझे पूछा था ना, तुझे सवाल किया थे ना तू क्या चाहता है, तो तूने क्या कहा था, याद है कि तू यही चाहता है कि वह उसकी जिंदगी से दूर चली जाए, अब वह जा रही है तो तुझे अब दर्द क्यों हो रहा है, कहीं यह दर्द नहीं तेरे दिल का एगो, जब उसने तुझे कहा था कि वह तुझे प्यार करती है, क्या उस सवाल नहीं पूछा था कि तू उससे प्यार करते, तब तूने क्या कहा था, तुझसे प्यार नहीं करता, तब उसने तुझे पूछा था ना, तुझे सवाल किए थे ना तू क्या चाहता है, तो तूने क्या कहा था, याद है कि तू यही चाहता है कि वह उसकी जिंदगी से दूर चली जाए, अब वह जा रही है तो तुझे अब दर्द क्यों हो रहा है, कहीं यह दर्द नहीं तेरे दिल का एक है, तेरे अंदर का मैं एक जो तुझे यह समझने से रोक रहा है, कोई लड़की तुझे जो इतना प्यार करती थी, तुझे प्यार के लिए दीवानी थी, पागल थी, आज अचानक से बदला कैसे गई तू, इसलिए उसकी जिंदगी में उसके लाइफ में अब दखल देने की कोशिश कर रहा है, तो गलत तेरे सोच मृत्युंजय। जब तेरे दादाजी ने तेरी शादी उससे फिक्स की थी कि जब बड़े होते होते से शादी करेगी, तब तूने घर में कितना तमाशा किया था, यहाँ तक कि खिलाफ जाकर यहाँ अपने मेला में यहाँ रहने आ गया था, क्या गलती थी उसकी, यही क्यों प्यार करती थी, अब तू ही देख उसके साथ, क्या उसके घर में फिर भी अपने जैसे डेट से प्यार करती थी, वैसे तुझे प्यार करती, तुम दोनों नहीं, उसके फीलिंग को दर्द दिया, चोट पड़ जाए, अब बताओ ऐसे फीलिंग्स का क्या करेगी जब उसे हर बार दर्द सहना पड़े, तुम उसका प्यार था और उसके रियल डेट उसके फीलिंग को दर्द दिया, चोट पड़ जाए, अब बताओ ऐसे फीलिंग्स का क्या करेगी जब उसे हर बार दर्द के बाद भी वह हमेशा तुम दोनों को चुना, तो मैं प्यार किया तुम्हारी केयर की, तुम्हारे प्यार के लिए तरसती रही, पर त्रिशा और उसकी आरती शुक्ला के लिए जो तुम्हारे अंदर केयर और अपर्फ और आधार जो उसकी के लिए थी, वह कभी तुमने आंटी के लिए नहीं की, हमेशा उनके होने के बाद भी अपने तुमने हमेशा उन दोनों माँ बेटी का साथ दिया, तो कैसे बर्दाश्त करेगी, इंसान के खाद होती है बर्दाश्त करने की, अगर वह टूट जाए तो इंसान बिखर जाता है, जब इंसान भी करता है तो अपने जख्मों को कुवैत कि वह ऐसा बना जाता है कि कोई उसे दर्द ना दे पाए, ना चोट पहुंचा पाए, और आज आर की वह हद पार हो चुकी है, तुमने देखा नहीं कैसे उसने अपने दादा से बात की, जहां वह उनसे इतना प्यार करती थी, मगर आज उसने की ना, क्योंकि आज पूरी टूट के बिखर गई है, वह खुद को बदल रही है, अपनी माँ अपने भाइयों के लिए स्टैंड ले रही है, क्योंकि उसे पता है कि वह तुम लोगों को इतना प्यार कर ले, कितना भी परवाह कर ले, मगर अंत में तुम्हें साथ देना उन माँ बेटी का है, इसलिए उसने खुद के लिए वह लोगों को चुना जो उसके अपने हैं, उसे प्यार करते हैं, उसकी केयर करते, ना कि वह जो उसे हमेशा दर्द रहते, अभी भी वक्त, तुम संभल जाओ मृत्युंजय, उसके राह को छोड़ दो, उसे जीने दो अपनी जिंदगी, वह खुश रहेगी तो तुम्हें भी खुश रह सकते हो अपनी लाइफ में। मृत्युंजय इतनी देर से विपुल की बातों को सुन गुस्से से पागल हो गया था, वह अपने पास में पड़ा हुआ टेबल पर से वाज उठाकर दीवार पर मारा के बोल, तू मेरा दोस्त है इसलिए जिंदा है, अगर अगली बार मेरे मामलों में दखल देने की कोशिश की तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा, समझ में आई, और मेरे जिंदगी में मुझे क्या करना है यह सरल देने वाला तू कोई नहीं होता, जब मैं वक्त आने पर अपने आप की नहीं सुनी तो तू कौन होता है, मुझे सलाह देना, मेरा जो मान करेगा वह मैं करूंगा, चाहे मुझे उसके लिए किसी की जिंदगी बर्बाद करने या किसी की जिंदगी को अपने जिंदगी में शामिल करने के लिए कोई हद पार करने करे, वह हर हद पार करूंगा जो मेरे लिए जरूरी होगी, आर्य को अपनी जिंदगी में वापस लाने के लिए कोई भी ताकत कोई भी इंसान मुझे उसे अपने जिंदगी में शामिल करने से रोक नहीं सकता, यहाँ तक कि खुद आर्य भी नहीं।
और एक बात अब तो ध्यान से मेरी सुनना, यह मेरा फैसला था कि वह आर्य मेरे जिंदगी में नहीं आएगी, लेकिन अब उसे मेरी जिंदगी में शामिल होना होगा, क्योंकि यह मृत्युंजय शेरगिल का फैसला और उसका फैसला पत्थर की लकीर जो कोई नहीं बदल सकता। समझ में आई बात? और याद रहे इस बारे में किसी को पता नहीं चलानी चाहिए, वरना तेरी मेरी दोस्ती खत्म। मैं मृत्युंजय की बातों को सुन आज विपुल के दिल को ठेस पहुंचती है। पीपल शांति से उसे कहते, सही का यह तुम्हारी जिंदगी में होता कौन बोलते वाला भाई? विपुल की बातों को अपने गलती का एहसास होता है मृत्युंजय की, वह क्या अपने गुस्से में आज क्या बोल गया जिसे भी पल है हो गया उसका बचपन का दोस्त जिसे जान से बढ़कर था। मृत्युंजय की बाहर खिड़की के बाहर के नजारे को देखकर अपने मुट्ठियों को कस के कहता है, तुझे पता है मुझे सॉरी बोलना नहीं आता, फिर भी मैं नहीं बोलूंगा, मेरी गलती है, हो या ना हो, तुझे पता है तू मेरा दोस्त है, इतना जानता है तू। विपुल मृत्युंजय की बातों को सुन शांति से कहता है, मुझे पता है, तभी तुझे समझा रहा था, अब तुझे नहीं समझना तो मैं तुझे कुछ नहीं बोलूंगा, जो तुझे करना है कर, मगर एक बात याद रखना कि आर्य को है मत करना। अगर तुझे प्यार करता है, उसकी केयर करेगी, उसके लिए स्टैंड ले सकता है तो मेरे तेरे साथ हूँ। और अब तो वह एक करोड़ डिजर्व भी करते, उसके साथ जिंदगी में इतना कुछ हो गया है, अगर वह एक प्यार डिजर्व करती है तो वह, अगर तू नहीं तो कोई और ही सही, अगर उसकी जिंदगी में वह प्यार लाने के लिए मुझे अपने दोस्त से भी दोस्ती करनी पड़े तो कोई बात नहीं, मैं करूंगा, क्योंकि मैं भी उसे अपनी बहन माना है तो भाई होने के फर्ज निभाऊंगा, चाहे उसके लिए हमारी दोस्ती क्यों टूटना पड़े, वरना भूल जाना तेरा कोई दोस्त है तू भी। पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा कि कैसे विपुल और मृत्युंजय के बीच में आर्य को लेकर बहस हुई थी, जहां विपुल मृत्युंजय को आर इमोशन से और उसके से दूर रहने को समझा रहा था, वहीं मृत्युंजय अपने जुनून और पागलपन की दीवानगी में आर्य के पास जाने को तैयार था, उसे अपना बनाने को। अब आगे त्रिशा के रूम में त्रिशा गुस्से में पार्टी में आर्य के इतनी बेइज्जती के बाद त्रिशा गुस्से से अपने कमरे में आकर सामानों को तोड़ने फोड़ने लगती है और चिल्लाते हुए कहते, उसे जो कड़ी लड़की की हिम्मत कैसे हुई मुझे त्रिशा यानी कि होने वाली इस एम्परर के मालकिन को सबके सामने बेइज्जती करने, उसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी पड़ेगी, से कोई भी आज तक उसके बाद से नहीं बचा पाया है, आर्य तुम्हें भी चुकानी पड़ेगी, तुम्हें भी बर्बाद होना पड़ेगा। आरती शुक्ला चिढ़ते हुए त्रिशा को शांत करने और कहती है, अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल रखना सीखो, तुम्हारे आज इस इमोशन के चक्कर में सारा खेल खत्म होते होते बजाय अभी भी थोड़ा है, हमारे पास वक्त है, हम इस वक्त तुम्हें चाहे कुछ भी कर सकते, उसकी के गई की सजा अरे को दे सकते हैं। अगर तुम अपने दिमाग और गुस्से को शांत रखो तो लोगों की कहावत तो सुनी होगी कि गुस्सा आदमी का सबसे बड़ा विनाश का कारण होता है, समझ में आए? और तुम ही वही गुस्सा करके आज अपने विनाश को बुलाने वाली थी, थोड़ा तो दिमाग उसे कर लिया करो, इतने सालों की मेहनत यूं ही तुम्हारे चक्कर में बर्बाद नहीं कर सके, तुम्हारे एक गुस्से और एक के चक्कर में। त्रिशा वास पटकते हुए गुस्से से बोली, तो क्या करूं, उसे लड़की की सारी बेवकूफ और बदतमीजी जैसे हो, आपने देखा ना कैसे आज सबके सामने उसने हमारे इंसल्ट करी। आरती शुक्ला टेबल पर से पानी का जग उठाकर ग्लास में डालते हुए त्रिशा की तरफ बढ़ते हुए कहा, पहले यह पानी पियो और अपने आप को शांत करो। त्रिशा एक नजर आरती जी की तरफ देख उनसे पानी इसका गिलास लेकर एक साथ में पीकर व्हाइट टेबल पर रखकर अपने बेड पर बैठ जाती है, जो इस वक्त पूरा तहस नहस हो रखा था। आरती जी दृश्य को शांति से बैठे हुए देखा, उसके पास आकर बैठते और कहती, ध्यान से मेरी बात सुनो, कान खोल कर, बड़ा पानी के लिए कुछ बड़ा करने के लिए थोड़ी सी बेइज्जती सहनी पड़े तो कोई बात नहीं सालो, ठीक है, याद रखना बात मेरी, और रही उसे सारे के बाद आज उसने जितनी बेइज्जती की है, कल उसे सुबह उसे उसका बदला जरूर देंगे, सुबह देखना खुद उसके बाप उसे ऐसा सबक सिखाएंगे, खुद माफी मंगवाएंगे हमसे। त्रिशा वह तो उसे मंगनी पड़ेगी, उसे आर्य को कल घुटनों पर झुक नहीं पड़ेगा। और मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही, यह लड़की जो इतनी मासूम ना समझती, वह एक दिन में इतनी कैसे चालक शातिर और बेवकूफ हो गए, और सबसे बड़ी बात यह कि यह मृत्युंजय जिसके पीछे आगे पागलों की तरह घूमती रहती, उसे भी आज उससे इग्नोर कर रही थी। कुछ बदला हुआ है इसके अंदर जो हमें समझ नहीं आ रहा अभी। बदला है तो बदलने दो, कुछ भी बदलेगा नहीं, इसके बदलने से इसकी किस्मत तो नहीं बदल जाएगी, ना हम बदलने देंगे, जो हमें चाहिए वह हम लेकर रहेंगे। आखिर इतने सालों तक इतनी मेहनत जो की है इस सानू शौकत और रईसी के लिए, कितनी चली चली, कितने मोर बनाए, कितने कांड किया, तब जाकर आज हम यहाँ पहुंचे, और इतनी आसानी से सब कुछ बर्बाद होने दे, ऐसा नहीं होने दे सकते हम। आरती जी ने यह त्रिशा को समझते हुए कहा, और तुम अब किसी बात से ज्यादा मृत्युंजय पर ध्यान लगाओ, क्योंकि वह एक सोने के अंडे देने वाला मुर्गा है, इस दुनिया पर राज करने वाला किंग, और तुम उसकी क्वीन बनी होगी, क्योंकि तुम अगर उसके कौन बनोगे तो दुनिया तुम्हारे मुट्ठी में होगी। और रही इस आर्या बारे के बाद, अगर दुनिया तुम्हारे मुट्ठी में होगी तो इसको मुट्ठी में करना कोई आम बात नहीं होगी। आरती जी के समझाने पर त्रिशा शांत होते हुए, कहीं उसे सोने देने वाले अंडे के मुर्गी को तो मैं कहीं जाने दूंगी, चाहे उसके लिए मुझे किसी को भी बालिश ढाने पड़े। और रही बात उसकी बहन नैना की, तो बालिका बकरा तो वही बनेगी, वही अपने घर की बहू बनने के लिए मेरा साथ देगी, और हम फिर उसे घर पर राज करेंगे, और इन सब की हालत नौकरों से बेहतर करेंगे, क्योंकि वह सिर्फ मेरा यानी कि क्वीन त्रिशा का राज चलेगा। त्रिशा के बटनों को सुन आरती जी देव स्माइल करके बोले, तुम उसे घर के किंग की क्वीन बनेंगे, और यहाँ मैं इस आज तक और इसकी बेटी को अभिजीत की जिंदगी से निकाल के इस घर की मालकिन बनेगा, और ऐश्वर्या राम की जिंदगी हम दोनों जेंगे। जो हमको सस्ता ने हमारे की बहन और तुम्हारी माँ से जीना था, वह अब उसे वापस हम लेंगे, वापस दोनों माँ बेटी से जीस पर हक तुम्हारा था वह तुम्हें मिलेगा, जिससे तुम्हारी माँ का हक था वह अब उसकी बहन यानी कि आरती शुक्ला लगी, और उन दोनों माँ बेटी की जगह उन्हें दिखाएंगे कैसे उसने मेरी बहन और तुम्हारी माँ का प्यार छीन के वह अब उसकी बहन यानी कि आरती शुक्ला लगी, और उन दोनों माँ बेटी की जगह उन्हें दिखाएंगे कैसे उसने मेरी बहन और तुम्हारी माँ का प्यार छीन के उसकी जिंदगी और उसकी खुशियों की खुद की झोली में डाल दिए। जिन पर हक तुम दोनों का होना चाहिए तो उसे खुशियों पर आपके दोनों माँ बेटी दल के बैठ गई, अब उनसे उनके खुशियों का चीन का वक्त आ गया, पूरी तरह उन दोनों को तबाह करके इस घर से निकाल कर डर डर के टोकरी खिलवाने का वक्त आ गया है। क्या त्रिशा और उसकी माँ से अपनी प्लान में कामयाब हो जाएंगे, या आर्य उन दोनों को उनके प्लान के बदले देगी कोई धमाकेदार सरप्राइज? हांगकांग के एक आलिशान से ऑफिस में 50 मलिक की बिल्डिंग में सबसे टॉप फ्लोर पर एक आदमी को केबिन था, जहां पर सब शांति थी, और सिर्फ उसे 50 फ्लोर पर वहां पर सिर्फ 2 केबिन से एक माँ के सीईओ का, जो था एशिया का नंबर 1 बिजनेसमैन का केबिन।
कृद्धन ओबेरॉय और दूसरा केबिन उसके असिस्टेंट का था। कृद्धन ओबेरॉय का असिस्टेंट है पंकज यादव, उसकी उम्र 26 साल। यह एक अनाथ है। यह एक मकसद से ओबेरॉय कॉर्पोरेशन के सीईओ के साथ जुड़ा है। सीईओ के केबिन में 30 साल का लड़का का के चेयर पर बैठा हुआ था। दिखाने में हैंडसम अट्रैक्टिव लगा रहा था। एक बार कोई देख ले तो उसके पर्सनालिटी को देखकर उसमें मोहित हो सकता था। वह लड़का अपने बैठे हुए केबिन में अपनी उंगलियां को लैपटॉप पर किसी म्यूजिक धुन की तरह बजा रहा था। एक हाथ से एक फाइल को पढ़े जा रहा था। काम में इतना मगन था कि उसे आसपास कोई होश नहीं था, जैसे उसके अलावा इस दुनिया में कोई ना हो। तभी कोई उसके केबिन का डोर कोई नॉक करता है। वह आवाज सुनकर अपने शब्द और कठोर आवाज में काम इन कहता है। कमिंग खाने पर उसे केबिन में एक नौजवान हैंडसम का लड़का आता है जो कि कृद्धन असिस्टेंट पंकज था। वही पंकज आकर अपने बॉस के सामने खड़ा हो जाता है। जब कृद्धन काफी देर तक किसी की आवाज नहीं सुनता तो अपना सर उठा के सामने देखे हैं, जहां पर उसका असिस्टेंट सर झुका है खड़ा हुआ था। चलिए अब जान लेते थोड़ा कृद्धन के बारे में। कृद्धन की उम्र 30 साल है। यह दिखाने में बहुत हैंडसम है। 8 एब्स पैक है। आंखों का कलर ब्राउन है। हमेशा शांत रहते थे मगर कुछ दिनों से ज्यादा ही गुस्सैल और खड़ूस हो चुके हैं। एक कृद्धन एक इंडियन बॉय है। मॉम विदेश में रहती थी, विदेश से थी, और उसके पापा इंडियन। इन्होंने अपनी आधी पढ़ाई इंडिया से की थी, बाकी की पढ़ाई फॉरेन में की थी। 3 शादी करने के बाद उनके दादा और उनकी मॉम हमेशा के लिए फॉरेन में सेट हो गए थे। अपने बिजनेस को भी वहीं पर सेटल कर लिया था इन लोगों ने इंडिया से। 4 जहां मृत्युंजय किंग कहा जाता है बिजनेस का, वही कृद्धन पूरे इंडिया या वर्ल्ड है। यह खेलो एशिया में पूरे बिजनेस का बादशाह था और साथ में माफिया का किंग। छोटी सी उम्र में इन्होंने सब कुछ हासिल कर लिया था। उनके पास थाने वह था सुकून जो कि कुछ साल पहले इन्हें मिला था एक लड़की से मिलने पर। इनके बारे में जानने के लिए अभी इतना ही, और कहानी में आगे पढ़ेंगे तब उनके बारे में और जानेंगे। कहानी में एक ट्विस्ट है, वह भी कृद्धन और आर्य को लेकर। अब चलते हैं कहानी पर। कृद्धन पंकज को गुस्से से घूरते हुए कहता है, अब वह बोलोगे या ऐसे खड़े रहोगे? पंकज, इंडिया में हमारे मुंबई के ब्रांच में कुछ प्रॉब्लम हो गई है जिसे मैं वहां जाना पड़ेगा, और आपका जाना बहुत इंपॉर्टेंट है वरना हमें करोड़ का नुकसान हो सकता है। कीर्तन गुस्से से बोलना है, अब तुम यह बता रहे हो कि मुझे करोड़ का नुकसान हो सकता है। मैं वहां पर लोगों को पैसे किस लिए मुफ्त के बैठने को देता हूँ? यह अपनी प्रॉब्लम को मेरे पास कॉल करने के लिए। अगर उनसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो घर पर जाकर आराम से बैठ सकते हैं अपना रेजिग्नेशन लेटर देकर। पंकज, वह सब किसी ने हमारे साथ धोखा करती है जिसकी वजह से यह सब हुआ, और हमारे कॉलेज था जहाँ पर कुछ गड़बड़ी चल रही है तो हमें वहाँ पर भी देखना पड़ेगा, इसलिए आपको जाना जरूरी है वरना इतना इंपॉर्टेंट नहीं आता तो मैं आपको बोलना नहीं। कृद्धन गुस्से से बोलना है, जाकर जेट रेडी करो, हम आज ही जाएंगे इंडिया। कृद्धन के बटनों को सुन पंकज अपना सर हिलाकर चला जाता है और बाहर आते ही रहते हैं। पता नहीं कर को क्या हो गया, 2-3 दिन से पागल जैसे अजीब बिहेव कर रहे। पहले शांत और स्वभाव के रहते थे, अब तो 2-3 दिन से पता नहीं कौन सी मैन काली माँ गई है उनके अंदर। कोई भूत पड़े चुड़ैल दुनिया की मेरे सर के अंदर। तभी ऐसी पागलों जैसी हरकत करने लगे। तभी केबिन के अंदर से कृद्धन के चिल्लाने की आवाज आती है, क्या अगर तुमने यह पागल जैसी हरकत बंद नहीं करेंगे इस भूत तांत्रिक के पास तुम्हें उठाकर फेंक दूंगा। तुम वह फिर उनके साथ बातें अपना करते रहना, क्योंकि तुम जैसे पागल हो के कमी वहाँ होगी, मेरा ऑफिस में नहीं है। वही है सुनकर पंकज घबराते हुए वहाँ से चला जाता है भागते हुए। पंकज के जाने के बाद के कृद्धन अपनी चेयर के हाथ पर करर लगाकर लेट जाता है और कहता है, अगर यह होता भी नहीं तो मुझे इंडिया तो जाना ही था। तुम्हारे लिए जान तुम्हें ढूंढना होगा, मुझे मार के भी वापस आया हूँ। तुम्हारे लिए एक जिंदगी तुम्हारे बिना चाहिए, मैं बिना सुकून के। हम तुम्हें मुझे चाहिए किसी कीमत में, किसी हाल में मैं तुमको ढूंढ के रहूंगा। तुम्हें किसी की होने नहीं दूंगा। तुझे कितना ओबेरॉय को किसी की चीज लेना पसंद नहीं और अपनी चीज शेयर करना यह देखना किसी और का पसंद नहीं। उसकी जान लेना पसंद आता है क्योंकि उसे चीज के लिए, मैं अपनी चीजों के लिए मैं ऑब्सेस रहता हूँ। और तुम तो मेरी चीज हो जो मेरा सुकून और जुनून दोनों है, और मेरा सुकून और जुनून किसी और का तो नहीं हो सकता। जिसने भी यह करने की कोशिश की उसकी दुनिया से उसकी जिंदगी को छीन लूंगा मैं। पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा कि कैसे विपुल और मृत्युंजय के बीच में आर्य को लेकर बहस हुई थी, जहां विपुल मृत्युंजय को आर इमोशन से और उसके से दूर रहने को समझा रहा था। वहीं मृत्युंजय अपने जुनून और पागलपन की दीवानगी में आर्य के पास जाने को तैयार था, उसे अपना बनाने को। अब आगे त्रिशा के रूम में। त्रिशा गुस्से में। पार्टी में आर्य के इतनी बेइज्जती के बाद त्रिशा गुस्से से अपने कमरे में आकर सामानों को तोड़ने फोड़ने लगती है और चिल्लाते हुए कहते, उसे जो कड़ी लड़की की हिम्मत कैसे हुई मुझे त्रिशा यानी कि होने वाली इस एम्परर के मालकिन को सबके सामने बेइज्जती करने? उसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी पड़ेगी। से कोई भी आज तक उसके बाद से नहीं बचा पाया है। आर्य तुम्हें भी चुकानी पड़ेगी, तुम्हें भी बर्बाद होना पड़ेगा। आरती शुक्ला चिढ़ते हुए त्रिशा को शांत करने और कहती है, अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल रखना सीखो। तुम्हारे आज इस इमोशन के चक्कर में सारा खेल खत्म होते होते बचाएं। अभी भी थोड़ा है, हमारे पास वक्त है। हम इस वक्त तुम्हें चाहे कुछ भी कर सकते, उसकी के गई की सजा अरे को दे सकते हैं। अगर तुम अपने दिमाग और गुस्से को शांत रखो तो लोगों की कहावत तो सुनी होगी कि गुस्सा आदमी का सबसे बड़ा विनाश का कारण होता है। समझ में आए? और तुम ही वही गुस्सा करके आज अपने विनाश को बुलाने वाली थी। थोड़ा तो दिमाग उसे कर लिया करो। इतने सालों की मेहनत यूं ही तुम्हारे चक्कर में बर्बाद नहीं कर सके, तुम्हारे एक गुस्से और एक के चक्कर में। त्रिशा वास पटकते हुए गुस्से से बोली, तो क्या करूं? उसे लड़की की सारी बेवकूफ और बदतमीजी जैसे हो। आपने देखा ना कैसे आज सबके सामने उसने हमारे इंसल्ट करी। आरती शुक्ला टेबल पर से पानी का जग उठाकर ग्लास में डालते हुए त्रिशा की तरफ बढ़ते हुए कहा, पहले यह पानी पियो और अपने आप को शांत करो। त्रिशा एक नजर आरती जी की तरफ देख उनसे पानी इसका गिलास लेकर एक साथ में पीकर व्हाइट टेबल पर रखकर अपने बेड पर बैठ जाती है, जो इस वक्त पूरा तहस नहस हो रखा था। आरती जी दृश्य को शांति से बैठे हुए देखा, उसके पास आकर बैठते और कहती, ध्यान से मेरी बात सुनो, कान खोल कर। बड़ा पानी के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए थोड़ी सी बेइज्जती सहनी पड़े तो कोई बात नहीं सालो, ठीक है? याद रखना बात मेरी। और रही उसे सारे के बाद, आज उसने जितनी बेइज्जती की है, कल उसे सुबह उसे उसका बदला जरूर देंगे। सुबह देखना खुद उसके बाप उसे ऐसा सबक सिखाएंगे, खुद माफी मंगवाएंगे हमसे।
त्रिशा वह तो उसे मंगनी पड़ेगी, उसे आर्य को कल घुटनों पर झुक नहीं पड़ेगा। और मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही, यह लड़की जो इतनी मासूम ना समझती वह एक दिन में इतनी कैसे चालक शातिर और बेवकूफ हो गए। और सबसे बड़ी बात यह कि यह मृत्युंजय जिसके पीछे आगे पागलों की तरह घूमती रहती उसे भी आज उससे इग्नोर कर रही थी। कुछ बदला हुआ है इसके अंदर जो हमें समझ नहीं आ रहा। अभी बदला है तो बदलने दो, कुछ भी बदलेगा नहीं। इसके बदलने से इसकी किस्मत तो नहीं बदल जाएगी। नाना हम बदलने देंगे, जो हमें चाहिए वह हम लेकर रहेंगे। आखिर इतने सालों तक इतनी मेहनत जो की है इस सानू शौकत और रईसी के लिए, कितनी चली चली, कितने मोर बनाए, कितने कांड किया, तब जाकर आज हम यहाँ पहुंचे और इतनी आसानी से सब कुछ बर्बाद होने दे, ऐसा नहीं होने दे सकते हम। आरती जी ने यह त्रिशा को समझते हुए कहा। और तुम अब किसी बात से ज्यादा मृत्युंजय पर ध्यान लगाओ, क्योंकि वह एक सोने के अंडे देने वाला मुर्गा है, इस दुनिया पर राज करने वाला किंग, और तुम उसकी क्वीन बनी होगी। क्योंकि तुम अगर उसके कौन बनोगे तो दुनिया तुम्हारे मुट्ठी में होगी। और रही इस आर्या बारे के बाद, अगर दुनिया तुम्हारे मुट्ठी में होगी तो इसको मुट्ठी में करना कोई आम बात नहीं होगी। आरती जी के समझाने पर त्रिशा शांत होते हुए कहीं उसे सोने देने वाले अंडे के मुर्गी को तो मैं कहीं जाने दूंगी, चाहे उसके लिए मुझे किसी को भी बालिश ढाने पड़े। और रही बात उसकी बहन नैना की, तो बालिका बकरा तो वही बनेगी, वही अपने घर की बहू बने के लिए मेरा साथ देगी और हम फिर उसे घर पर राज करेंगे और इन सब की हालत नौकरों से बेहतर करेंगे, क्योंकि वह सिर्फ मेरा यानी कि क्वीन त्रिशा का राज चलेगा। त्रिशा के बटनों को सुन आरती जी देव स्माइल करके बोले, तुम उसे घर के किंग की क्वीन बनेंगे और यहाँ मैं इस आज तक और इसकी बेटी को अभिजीत की जिंदगी से निकाल के इस घर की मालकिन बनेगा और ऐश्वर्या राम की जिंदगी हम दोनों जेंगे। जो हमको सस्ता ने हमारे की बहन और तुम्हारी माँ से जीना था वह अब उसे वापस हम लेंगे वापस। दोनों माँ बेटी से जिस पर हक तुम्हारा था वह तुम्हें मिलेगा, जिससे तुम्हारी माँ का हक था वह अब उसकी बहन यानी कि आरती शुक्ला लगी। और उन दोनों माँ बेटी की जगह उन्हें दिखाएंगे कैसे उसने मेरी बहन और तुम्हारी माँ का प्यार छीन के वह अब उसकी बहन यानी कि आरती शुक्ला लगी। और उन दोनों माँ बेटी की जगह उन्हें दिखाएंगे कैसे उसने मेरी बहन और तुम्हारी माँ का प्यार छीन के उसकी जिंदगी और उसकी खुशियों की खुद की झोली में डाल दिए। जिन पर हक तुम दोनों का होना चाहिए तो उसे खुशियों पर आपके दोनों माँ बेटी दल के बैठ गई। अब उनसे उनके खुशियों का चीन का वक्त आ गया, पूरी तरह उन दोनों को तबाह करके इस घर से निकाल कर डर के टोकरी खिलवाने का वक्त आ गया है। क्या त्रिशा और उसकी माँ से अपनी प्लान में कामयाब हो जाएंगे या आर्य उन दोनों को उनके प्लान के बदले देगी कोई धमाकेदार सरप्राइज। हांगकांग के एक आलिशान से ऑफिस में 50 मलिक की बिल्डिंग में सबसे टॉप फ्लोर पर एक आदमी को केबिन था जहां पर सब शांति थी, और सिर्फ उसे 50 फ्लोर पर वहां पर सिर्फ 2 केबिन से एक माँ के सीईओ का जो था एशिया का नंबर 1 बिजनेसमैन का केबिन कृद्धन ओबेरॉय, और दूसरा केबिन उसके असिस्टेंट का था। कृद्धन ओबेरॉय का असिस्टेंट है पंकज यादव, उसकी उम्र 26 साल, यह एक अनाथ है। यह एक मकसद से ओबेरॉय कॉर्पोरेशन के सीईओ के साथ जुड़ा है। सीईओ के केबिन में 30 साल का लड़का का के चेयर पर बैठा हुआ था, दिखाने में हैंडसम अट्रैक्टिव लगा रहा था। एक बार कोई देख ले तो उसके पर्सनालिटी को देखकर उसमें मोहित हो सकता था। वह लड़का अपने बैठे हुए केबिन में अपनी उंगलियां को लैपटॉप पर किसी म्यूजिक धुन की तरह बजा रहा था, एक हाथ से एक फाइल को पढ़े जा रहा था, काम में इतना मगन था कि उसे आसपास कोई होश नहीं था, जैसे उसके अलावा इस दुनिया में कोई ना हो। तभी कोई उसके केबिन का डोर कोई नोक करता है, वह आवाज सुनकर अपने शब्द और कठोर आवाज में काम इन कहता है। कमिंग खाने पर उसे केबिन में एक नौजवान हैंडसम का लड़का आता है जो कि कृद्धन असिस्टेंट पंकज था। वही पंकज आकर अपने बॉस के सामने खड़ा हो जाता है। जब कृद्धन काफी देर तक किसी की आवाज नहीं सुनता तो अपना सर उठा के सामने देखे हैं जहाँ पर उसका असिस्टेंट सर झुका है खड़ा हुआ था। चलिए अब जान लेते थोड़ा कृद्धन के बारे में। कृद्धन की उम्र 30 साल है, यह दिखाने में बहुत हैंडसम है, 8 एब्स पैक है, आंखों का कलर ब्राउन है, हमेशा शांत रहते थे मगर कुछ दिनों से ज्यादा ही गुस्सैल और खड़ूस हो चुके हैं। कृद्धन एक इंडियन बॉय है, मॉम विदेश में रहती थी, विदेश से थी, और उसके पापा इंडियन। इन्होंने अपनी आधी पढ़ाई इंडिया से की थी, बाकी की पढ़ाई फॉरेन में की थी। 3 शादी करने के बाद उनके दादा और उनकी मॉम हमेशा के लिए फॉरेन में सेट हो गए थे, अपने बिजनेस को भी वहीं पर सेटल कर लिया था इन लोगों ने इंडिया से। 4 जहां मृत्युंजय किंग कहा जाता है बिजनेस का, वही कृद्धन पूरे इंडिया या वर्ल्ड है। यह खेलो एशिया में पूरे बिजनेस का बादशाह था और साथ में माफिया का किंग। छोटी सी उम्र में इन्होंने सब कुछ हासिल कर लिया था, उनके पास थाने वह था सुकून जो कि कुछ साल पहले इन्हें मिला था एक लड़की से मिलने पर। इनके बारे में जानने के लिए अभी इतना ही, और कहानी में आगे पढ़ेंगे तब उनके बारे में और जानेंगे। कहानी में एक ट्विस्ट है, वह भी कृद्धन और आर्य को लेकर। अब चलते हैं कहानी पर। कृद्धन पंकज को गुस्से से घूरते हुए कहता है, अब वह बोलोगे या ऐसी खड़े रहोगे? पंकज, इंडिया में हमारे मुंबई के ब्रांच में कुछ प्रॉब्लम हो गई है जिसे मैं वहां जाना पड़ेगा और आपका जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना हमें करोड़ का नुकसान हो सकता है। कीर्तन गुस्से से बोलना है, अब तुम यह बता रहे हो कि मुझे करोड़ का नुकसान हो सकता है, मैं वहाँ पर लोगों को पैसे किस लिए मुफ्त के बैठने को देता हूँ? यह अपनी प्रॉब्लम को मेरे पास कॉल करने के लिए, अगर उनसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो घर पर जाकर आराम से बैठ सकते हैं अपना रेजिग्नेशन लेटर देकर। पंकज, वह सब किसी ने हमारे साथ धोखा करती है जिसकी वजह से यह सब हुआ, और हमारे कॉलेज था जहाँ पर कुछ गड़बड़ी चल रही है तो हमें वहाँ पर भी देखना पड़ेगा, इसलिए आपको जाना जरूरी है, वरना इतना इंपॉर्टेंट नहीं आता तो मैं आपको बोलना नहीं। कृद्धन गुस्से से बोलना है, जाकर जेट रेडी करो, हम आज ही जाएंगे इंडिया। कृद्धन के बटनों को सुन पंकज अपना सर हिलाकर चला जाता है और बाहर आते ही रहते हैं। पता नहीं कर को क्या हो गया, 2-3 दिन से पागल जैसे अजीब बिहेव कर रहे, पहले शांत और स्वभाव के रहते थे, अब तो 2-3 दिन से पता नहीं कौन सी मैन काली माँ गई है उनके अंदर।
कोई भूत पड़े चुड़ैल दुनिया की मेरे सर के अंदर तभी ऐसी पागलों जैसी हरकत करने लगे। तभी केबिन के अंदर से कृतधन के चिल्लाने की आवाज आती है, क्या अगर तुमने यह पागल जैसी हरकत बंद नहीं करेंगे इस भूत तांत्रिक के पास तुम्हें उठाकर फेंक दूंगा। तुम वह फिर उनके साथ बातें अपना करते रहना, क्योंकि तुम जैसे पागल हो के कमी वहाँ होगी, मेरा ऑफिस में नहीं है। वही है सुनकर पंकज घबराते हुए वहाँ से चला जाता है भागते हुए। पंकज के जाने के बाद के कृतधन अपनी चेयर के हाथ पर करर लगाकर लेट जाता है और कहता है, अगर यह होता भी नहीं तो मुझे इंडिया तो जाना ही था। तुम्हारे लिए जान तुम्हें ढूंढना होगा, मुझे मार के भी वापस आया हूँ। तुम्हारे लिए एक जिंदगी तुम्हारे बिना चाहिए, मैं बिना सुकून के हम तुम्हें मुझे चाहिए। किसी कीमत में किसी हाल में मैं तुमको ढूंढ के रहूंगा, तुम्हें किसी की होने नहीं दूंगा। तुझे कितना ओबेरॉय को किसी की चीज लेना पसंद नहीं और अपनी चीज शेयर करना यह देखना किसी और का पसंद नहीं, उसकी जान लेना पसंद आता है, क्योंकि उसे चीज के लिए मैं अपनी चीजों के लिए मैं ऑब्सेस रहता हूँ। और तुम मेरी चीज हो जो मेरा सुकून और जुनून दोनों है, और मेरा सुकून और जुनून किसी और का तो नहीं हो सकता। जिसने भी यह करने की कोशिश की उसकी दुनिया से उसकी जिंदगी को छीन लूंगा मैं। पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा कि कैसे विपुल और मृत्युंजय के बीच में आर्य को लेकर बहस हुई थी, जहां विपुल मृत्युंजय को आर इमोशन से और उसके से दूर रहने को समझा रहा था, वहीं मृत्युंजय अपने जुनून और पागलपन की दीवानगी में आर्य के पास जाने को तैयार था, उसे अपना बनाने को। अब आगे त्रिशा के रूम में। त्रिशा गुस्से में। पार्टी में आर्य के इतनी बेइज्जती के बाद त्रिशा गुस्से से अपने कमरे में आकर सामानों को तोड़ने फोड़ने लगती है और चिल्लाते हुए कहते, उसे जो कड़ी लड़की की हिम्मत कैसे हुई मुझे त्रिशा यानी कि होने वाली इस एम्परर के मालकिन को सबके सामने बेइज्जती करने, उसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी पड़ेगी। से कोई भी आज तक उसके बाद से नहीं बचा पाया है आर्य, तुम्हें भी चुकानी पड़ेगी, तुम्हें भी बर्बाद होना पड़ेगा। आरती शुक्ला चिढ़ते हुए त्रिशा को शांत करने और कहती है, अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल रखना सीखो, तुम्हारे आज इस इमोशन के चक्कर में सारा खेल खत्म होते होते बचाएं, अभी भी थोड़ा है, हमारे पास वक्त है, हम इस वक्त तुम्हें चाहे कुछ भी कर सकते, उसकी के गई की सजा अरे को दे सकते हैं। अगर तुम अपने दिमाग और गुस्से को शांत रखो तो लोगों की कहावत तो सुनी होगी कि गुस्सा आदमी का सबसे बड़ा विनाश का कारण होता है, समझ में आए, और तुम ही वही गुस्सा करके आज अपने विनाश को बुलाने वाली थी। थोड़ा तो दिमाग उसे कर लिया करो, इतने सालों की मेहनत यूं ही तुम्हारे चक्कर में बर्बाद नहीं कर सके, तुम्हारे एक गुस्से और एक के चक्कर में। त्रिशा वास पटकते हुए गुस्से से बोली, तो क्या करूं, उसे लड़की की सारी बेवकूफ और बदतमीजी जैसे हो, आपने देखा ना कैसे आज सबके सामने उसने हमारे इंसल्ट करी। आरती शुक्ला टेबल पर से पानी का जग उठाकर ग्लास में डालते हुए त्रिशा की तरफ बढ़ते हुए कहा, पहले यह पानी पियो और अपने आप को शांत करो। त्रिशा एक नजर आरती जी की तरफ देख उनसे पानी इसका गिलास लेकर एक साथ में पीकर व्हाइट टेबल पर रखकर अपने बेड पर बैठ जाती है, जो इस वक्त पूरा तहस नहस हो रखा था। आरती जी दृश्य को शांति से बैठे हुए देखा, उसके पास आकर बैठते और कहती, ध्यान से मेरी बात सुनो, कान खोल कर, बड़ा पानी के लिए कुछ बड़ा करने के लिए थोड़ी सी बेइज्जती सहनी पड़े तो कोई बात नहीं सालो, ठीक है, याद रखना बात मेरी। और रही उसे सारे के बाद आज उसने जितनी बेइज्जती की है, कल उसे सुबह उसे उसका बदला जरूर देंगे, सुबह देखना खुद उसके बाप उसे ऐसा सबक सिखाएंगे, खुद माफी मंगवाएंगे हमसे। त्रिशा वह तो उसे मंगनी पड़ेगी, उसे आर्य को कल घुटनों पर झुक नहीं पड़ेगा। और मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही, यह लड़की जो इतनी मासूम ना समझती, वह एक दिन में इतनी कैसे चालक शातिर और बेवकूफ हो गए। और सबसे बड़ी बात यह कि यह मृत्युंजय जिसके पीछे आगे पागलों की तरह घूमती रहती, उसे भी आज उससे इग्नोर कर रही थी। कुछ बदला हुआ है इसके अंदर जो हमें समझ नहीं आ रहा अभी। बदला है तो बदलने दो, कुछ भी बदलेगा नहीं, इसके बदलने से इसकी किस्मत तो नहीं बदल जाएगी, ना हम बदलने देंगे, जो हमें चाहिए वह हम लेकर रहेंगे। आखिर इतने सालों तक इतनी मेहनत जो की है इस सानू शौकत और रईसी के लिए, कितनी चली चली, कितने मोर बनाए, कितने कांड किया, तब जाकर आज हम यहाँ पहुंचे, और इतनी आसानी से सब कुछ बर्बाद होने दे, ऐसा नहीं होने दे सकते हम। आरती जी ने यह त्रिशा को समझते हुए कहा, और तुम अब किसी बात से ज्यादा मृत्युंजय पर ध्यान लगाओ, क्योंकि वह एक सोने के अंडे देने वाला मुर्गा है, इस दुनिया पर राज करने वाला किंग, और तुम उसकी क्वीन बनी होगी, क्योंकि तुम अगर उसके कौन बनोगे तो दुनिया तुम्हारे मुट्ठी में होगी। और रही इस आर्या बारे के बाद, अगर दुनिया तुम्हारे मुट्ठी में होगी तो इसको मुट्ठी में करना कोई आम बात नहीं होगी। आरती जी के समझाने पर त्रिशा शांत होते हुए कहीं, उसे सोने देने वाले अंडे के मुर्गी को तो मैं कहीं जाने दूंगी, चाहे उसके लिए मुझे किसी को भी बाले चढ़ाने पड़े। और रही बात उसकी बहन नैना की, तो बालिका बकरा तो वही बनेगी, वही अपने घर की बहू बने के लिए मेरा साथ देगी, और हम फिर उसे घर पर राज करेंगे और इन सब की हालत नौकरों से बेहतर करेंगे, क्योंकि वह सिर्फ मेरा यानी कि क्वीन त्रिशा का राज चलेगा। त्रिशा के बटनों को सुन आरती जी देव स्माइल करके बोले, तुम उसे घर के किंग की क्वीन बनेंगे, और यहाँ मैं इस आज तक और इसकी बेटी को अभिजीत की जिंदगी से निकाल के इस घर की मालकिन बनेगा, और ऐश्वर्या राम की जिंदगी हम दोनों जिएंगे। जो हमको सस्ता ने हमारे की बहन और तुम्हारी माँ से जीना था, वह अब उसे वापस हम लेंगे, वापस दोनों माँ बेटी से जिस पर हक तुम्हारा था वह तुम्हें मिलेगा, जिससे तुम्हारी माँ का हक था वह अब उसकी बहन यानी कि आरती शुक्ला लगी, और उन दोनों माँ बेटी की जगह उन्हें दिखाएंगे कैसे उसने मेरी बहन और तुम्हारी माँ का प्यार छीन के वह अब उसकी बहन यानी कि आरती शुक्ला लगी, और उन दोनों माँ बेटी की जगह उन्हें दिखाएंगे कैसे उसने मेरी बहन और तुम्हारी माँ का प्यार छीन के उसकी जिंदगी और उसकी खुशियों की खुद की झोली में डाल दिए। जिन पर हक तुम दोनों का होना चाहिए तो उसे खुशियों पर आपके दोनों माँ बेटी दल के बैठ गई। अब उनसे उनके खुशियों का चीन का वक्त आ गया, पूरी तरह उन दोनों को तबाह करके इस घर से निकाल कर डर डर के टोकरी खिलवाने का वक्त आ गया है। क्या त्रिशा और उसकी माँ से अपनी प्लान में कामयाब हो जाएंगे, यह आर्य उन दोनों को उनके प्लान के बदले देगी कोई धमाकेदार सरप्राइज। हांगकांग के एक आलिशान से ऑफिस में 50 मलिक की बिल्डिंग में सबसे टॉप फ्लोर पर एक आदमी को केबिन था, जहां पर सब शांति थी, और सिर्फ उसे 50 फ्लोर पर वहां पर सिर्फ 2 केबिन से, एक माँ के सीईओ का जो था एशिया का नंबर 1 बिजनेसमैन का केबिन कृतधन ओबेरॉय, और दूसरा केबिन उसके असिस्टेंट का था।
कृद्धन ओबेरॉय का असिस्टेंट है। पंकज यादव, उसकी उम्र 26 साल। यह एक अनाथ है। यह एक मकसद से ओबेरॉय कॉर्पोरेशन के सीईओ के साथ जुड़ा है। सीईओ के केबिन में 30 साल का लड़का का के चेयर पर बैठा हुआ था। दिखाने में हैंडसम, अट्रैक्टिव लगा रहा था। एक बार कोई देख ले तो उसके पर्सनालिटी को देखकर उसमें मोहित हो सकता था। वह लड़का अपने बैठे हुए केबिन में अपनी उंगलियों को लैपटॉप पर किसी म्यूजिक धुन की तरह बजा रहा था। एक हाथ से एक फाइल को पढ़े जा रहा था। काम में इतना मगन था कि उसे आसपास कोई होश नहीं था, जैसे उसके अलावा इस दुनिया में कोई ना हो। तभी कोई उसके केबिन का डोर कोई नोक करता है। वह आवाज सुनकर अपने शब्द और कठोर आवाज में काम इन कहता है। कमिंग खाने पर उसे केबिन में एक नौजवान हैंडसम का लड़का आता है, जो कि कृद्धन असिस्टेंट पंकज था। वही पंकज आकर अपने बॉस के सामने खड़ा हो जाता है। जब कृद्धन काफी देर तक किसी की आवाज नहीं सुनता तो अपना सर उठा के सामने देखे हैं, जहाँ पर उसका असिस्टेंट सर झुका है खड़ा हुआ था। चलिए अब जान लेते थोड़ा कृद्धन के बारे में। कृद्धन की उम्र 30 साल है। यह दिखाने में बहुत हैंडसम है। 8 एब्स पैक है। आंखों का कलर ब्राउन है। हमेशा शांत रहते थे, मगर कुछ दिनों से ज्यादा ही गुस्सैल और खड़ूस हो चुके हैं। एक कृद्धन एक इंडियन बॉय है। मॉम विदेश में रहती थी, विदेश से थी, और उसके पापा इंडियन। इन्होंने अपनी आधी पढ़ाई इंडिया से की थी, बाकी की पढ़ाई फॉरेन में की थी। 3 शादी करने के बाद उनके दादा और उनकी मॉम हमेशा के लिए फॉरेन में सेट हो गए थे। अपने बिजनेस को भी वहीं पर सेटल कर लिया था इन लोगों ने इंडिया से। 4 जहां मृत्युंजय किंग कहा जाता है बिजनेस का, वही कृद्धन पूरे इंडिया या वर्ल्ड है। यह खेलो एशिया में पूरे बिजनेस का बादशाह था और साथ में माफिया का किंग। छोटी सी उम्र में इन्होंने सब कुछ हासिल कर लिया था। उनके पास थाने वह था सुकून, जो कि कुछ साल पहले इन्हें मिला था एक लड़की से मिलने पर। इनके बारे में जानने के लिए अभी इतना ही, और कहानी में आगे पढ़ेंगे तब उनके बारे में और जानेंगे। कहानी में एक ट्विस्ट है, वह भी कृद्धन और आर्य को लेकर। अब चलते हैं कहानी पर। कृद्धन पंकज को गुस्से से घूरते हुए कहता है, अब वह बोलोगे या ऐसी खड़े रहोगे? पंकज, इंडिया में हमारे मुंबई के ब्रांच में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, जिसे मैं वहां जाना पड़ेगा, और आपका जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना हमें करोड़ का नुकसान हो सकता है। कीर्तन गुस्से से बोलना है, अब तुम यह बता रहे हो कि मुझे करोड़ का नुकसान हो सकता है? मैं वहां पर लोगों को पैसे किस लिए मुफ्त के बैठने को देता हूँ? यह अपनी प्रॉब्लम को मेरे पास कॉल करने के लिए। अगर उनसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो घर पर जाकर आराम से बैठ सकते हैं, अपना रेजिग्नेशन लेटर देकर। पंकज, वह सब किसी ने हमारे साथ धोखा करती है, जिसकी वजह से यह सब हुआ, और हमारे कॉलेज था जहां पर कुछ गड़बड़ी चल रही है, तो हमें वहां पर भी देखना पड़ेगा, इसलिए आपको जाना जरूरी है, वरना इतना इंपॉर्टेंट नहीं आता तो मैं आपको बोलना नहीं। कृद्धन गुस्से से बोलना है, जाकर जेट रेडी करो, हम आज ही जाएंगे इंडिया। कृद्धन के बटनों को सुन पंकज अपना सर हिलाकर चला जाता है और बाहर आते ही रहते हैं। पता नहीं कर को क्या हो गया, 2-3 दिन से पागल जैसे अजीब बिहेव कर रहे। पहले शांत और स्वभाव के रहते थे, अब तो 2-3 दिन से पता नहीं कौन सी मैन काली माँ गई है उनके अंदर। कोई भूत पड़े चुड़ैल दुनिया की मेरे सर के अंदर। तभी ऐसी पागलों जैसी हरकत करने लगे। तभी केबिन के अंदर से कृद्धन के चिल्लाने की आवाज आती है, क्या अगर तुमने यह पागल जैसी हरकत बंद नहीं करेंगे, इस भूत तांत्रिक के पास तुम्हें उठाकर फेंक दूंगा। तुम वह फिर उनके साथ बातें अपना करते रहना, क्योंकि तुम जैसे पागल हो के कमी वहाँ होगी, मेरा ऑफिस में नहीं है। वही है सुनकर पंकज घबराते हुए वहाँ से चला जाता है भागते हुए। पंकज के जाने के बाद के कृद्धन अपनी चेयर के हाथ पर करर लगाकर लेट जाता है और कहता है, अगर यह होता भी नहीं तो मुझे इंडिया तो जाना ही था। तुम्हारे लिए जान तुम्हें ढूंढना होगा, मुझे मार के भी वापस आया हूँ। तुम्हारे लिए एक जिंदगी तुम्हारे बिना चाहिए, मैं बिना सुकून के। हम तुम्हें मुझे चाहिए, किसी कीमत में किसी हाल में मैं तुमको ढूंढ के रहूंगा। तुम्हें किसी की होने नहीं दूंगा। तुझे कितना ओबेरॉय को किसी की चीज लेना पसंद नहीं, और अपनी चीज शेयर करना यह देखना किसी और का पसंद नहीं, उसकी जान लेना पसंद आता है, क्योंकि उसे चीज के लिए, मैं अपनी चीजों के लिए मैं ऑब्सेस रहता हूँ। और तुम तो मेरी चीज हो, जो मेरा सुकून और जुनून दोनों है, और मेरा सुकून और जुनून किसी और का तो नहीं हो सकता। जिसने भी यह करने की कोशिश की उसकी दुनिया से उसकी जिंदगी को छीन लूंगा मैं। पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा कि कैसे अर्जित अपनी बहन आरो को मानता है, उसके बर्थडे के गिफ्ट पर एक महंगी कर देता है, जिसे आर्य अभी सुबह ले जाने को माना करते हुए कॉलेज में लंच में भिजवाने को कहती है, जिसे यह पता चलता है उसके दिमाग में अभी कोई प्लान चल रहा है। भाई एयरपोर्ट पर कृद्धन उतरकर अपने पर्सनल बॉडीगार्ड चौराहा से आगे इन्फॉर्मेशन निकालना को दी थी, वह मांगता है, जिसमें उसे पता चलता है कि अरे इसी के कॉलेज में फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है बिजनेस मैनेजमेंट में। यह देखकर खुश होता है और आज के प्लान के बारे में सौरभ और पंकज से पूछता है, और जब उसे पता चलता है आज उसकी कॉलेज में कोई मीटिंग है तो वह लंच के बाद करवा देता है। वहीं पर उसका लंच में जाने का 2 मकसद था, एक आर्य से मिलना, दूसरा मृत्युंजय अपने राइवल आंखों में अपने लिए जलन और नफरत देखना। महामृत्युंजय को भी अपने असिस्टेंट से पता चल जाता है कि कैसे वरी कंपनी का सीईओ कॉलेज के शेयर्स खरीदने के लिए उसमें मिस्टीरियस गर्ल्स को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो अपने असिस्टेंट को बोलकर उसे पहले अपने अंदर ही कांटेक्ट लेने को कहता है, ताकि वह ओबेरॉय कोर्ट से कॉन्ट्रैक्शन के खुद उसके सामने ऊंचा पर पहुंचे सके। मगर देखते हैं अब कहानी में कौन किस ऊंचाई पर पहुंचेगी, कौन नीचे आएगा। अब आगे किसी ने मुझे पूछा था कि हीरो कौन है, तो आपको यह डिसाइड करना हीरो आपको कौन चाहिए। तो इसके लिए आपको कमेंट में कम से कम आज मुझे 50 लाइक देने होंगे। तो उसके लिए अगर आपको कृद्धन चाहिए तो आपको ब्लैक हार्ट्स देने होंगे, अगर मृत्युंजय चाहिए तो ब्लू हार्ट, तभी मैं आगे की स्टोरी में रोमेंस डाल पाऊंगी। अब चलते हैं कहानी पर। दूसरी तरफ केब में इस वक्त आर्या ने केब ली थी कॉलेज जाने के लिए। उसके साथ उसकी असिस्टेंट थी, जो उसको आज की कॉलेज में होने वाली मीटिंग के बारे में बता रही थी। मोना आर्या की असिस्टेंट, जो कि एक बड़ी बहन की तरह थी, जो आर्य के हर वक्त ख्याल रखती थी। हर मुसीबत में उसको बाहर से निकलना सबसे पहले आगे आता थी। आर्य कॉलेज की मीटिंग की फाइल को पढ़ाते हुए मोना की तरफ देखती है। मोना उसको अपनी तरफ देखते हुए कहते हैं, हमें आज मीटिंग किसी भी हालत में अटेंड करनी होगी, और इस मीटिंग में तो नहीं जाना होगा। तुम जानती हो ना, अगर इस बार तुम नहीं गई तो बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है।
आर्या एक गहरी सांस लेते हुए मोना की तरफ देखते हुए कहती है, इसके अलावा कोई रास्ता है तो बताओ, और रही बात इस मीटिंग में जाने की, इस बात तो इस मीटिंग में मैं ही जाऊंगी, क्योंकि जो मेरा है वह मैं किसी को हासिल करने नहीं दूंगी। मोना आर्य के बदले व्यवहार को देखकर कहते हैं, तुम्हें आज कुछ बदला हुआ है? क्या हुआ है? कोई बात हुई है कि जहाँ तक मुझे पता है कुछ सालों से इस मीटिंग में त्रिशा जाती थी तुम्हारी जगह शेयर होल्डर बनकर, मगर अचानक से तुम कह रहे तुम शेयर होल्डर बनकर जाओगे, वह भी सबके सामने। क्या तुम अपना फेस रिवील करोगी सबके सामने? त्रिशा को बताएं इस बारे में कि आज तुम जाओगे, कहीं पता चले वह तुम्हारी जगह पहुंच जाए वहां पर। आर्य मोना की बातों को सुन एक डेविल स्माइल करते हुए उसे देखते हुए बोलते, मैं भी तो यही चाहती हूँ कि वह मीटिंग में जाए, और उसे मीटिंग में जाने के बाद जो मैं उसे दूंगी ना, उसके लिए वह कभी भी खुश नहीं हो गया, ना कभी मैं होने दूंगी, क्योंकि उसे भी तो एक सबक मिलना चाहिए। आर्या ठाकुर से उसके चीजों को छीन के सबके सामने अपना बताने का अंजाम क्या होता है। मोना हंसते हुए बोली, चलो ठीक है, अब तुम्हारे अंदर इतनी तो काबिलियत आगे है, तुम अपना अच्छा और बुरा समझा सको, तुम्हारे लिए कौन बेहतर है और कौन सही है तुम हम जानने लगे, और मुझे समझ के अच्छा लगा, मुझे तुम्हारी चिंता नहीं होगी अभी इतनी जितनी पहले रहती थी। आर्य मोना की तरफ देखते हो कहते, मुझे भी यही चाहिए कि आप मेरी चिंता करना छोड़ दीजिए, अपने और भाई के रिश्ते पर ध्यान दीजिए, कहीं यह ना हो कि आपकी दूरी और सजा, कहीं यह ना हो कि आपकी अधूरी और सजा आपके रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर दे। आर्य की बातों को सुनने के बाद मोना आर्य की बातों को काटते हुए कहते, हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं था, हमारे बीच में कोई रिश्ता ही नहीं था जिसे मैं बचाऊं हूं। आर्या इस बार थोड़े कठोर लहजे में मोना से कहते, आप कुछ भी छुपा ले, आर्य जायसवाल से कुछ छुपा नहीं सकता, और आप जिस रास्ते को जानकारी रही हो ना, मैं जानती हूँ आप क्यों कर रहे हो, जिस लड़की के लिए आप यह कर रही है ना, वही आपको एक दिन किसी लायक नहीं छोड़ेगी। आप चाहे कुछ भी कर लो, भाई आपसे बहुत प्यार करते और आपकी जगह किसी को नहीं देंगे, चाहे आप उनसे कोई भी सजा दे लो, याद रखना किसी दूसरे के लिए अपनी लाइफ बर्बाद नहीं करनी चाहिए, ना उन्हें छोड़ना चाहिए जो आपसे प्यार करें। अगर आप अभी भी कुछ समझना नहीं चाहती हो तो मेरा एग्जाम्पल देख सकती हो कि कैसे मैं अपने उसे प्यार के लिए, अपने पापा के लिए उन्हें चोट पहुंचाई है, जो मुझे प्यार करते, मेरे भाई और मेरी माँ को। आपको मैंने अपनी बड़ी बहन मारना है, इसलिए समझा रहे हो, अभी भी वक्त आप समझ जाइए मोना दी, क्योंकि लास्ट में तकलीफ और दर्द के अलावा आपके पास कुछ नहीं बचेगा। जिस लड़की के लिए अब तक और भरोसा कर रहे हो ना, उसे पर और आपके भरोसे के लायक नहीं है। आप यह अच्छी जान, जैसे आपने त्रिशा से मुझे बचाए, वैसे मैं आपकी सौतेली बहन से आपको अगर एक बार अपने प्यार को चांस देकर देखिए, शायद सुकून और खुशी मिल जाए जो आपके परिवार से अभी तक ना मिल पाया हो। किसी के भीख में दी गई कोई भी चीज ज्यादा देर तक आपके पास नहीं रहती, चाहे खुशी हो, प्यार हो, समझौता हो, रिश्ता हो, यह नफरत। आर्य की बातों को सुनते हुए मोना की आंखों से आंसू निकलने लगते हो। आर्य को जड़ से अपने गले लगाकर कहती है, चाहे उम्र में मैं तुमसे बड़ी हूँ, मगर बातें तुम बड़ी जैसे बातें करती हो। आज मुझे समझ में आ चुका है कि मेरा प्यार मिले कितना जरूरी है। मैं अपने प्यार को अपने आप से दूर नहीं जाऊंगी, ना तुम्हारे भाई को दूर जाने दूंगी, खुद से यह मेरा वादा है, मैं ही तुम्हारी भाभी बनूंगी। यह सुनती आर्य के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और आर्य हंसते हुए कहती है, हुई ना मेरी भाभी वाली बात पर कहीं देर मत करना, पता चले भाई उसे चुड़ैल के पीछे पड़ जाए। आरा की बातों क्वेश्चन मोना रहती है, अब ऐसा कुछ नहीं, काम है, किसी चुड़ैल को अपने होने वाले हब्बी के पास घूमने नहीं दूंगी। उसके लिए तो आपको यहाँ से एयरपोर्ट जाना पड़ेगा, और एयरपोर्ट से सीधा भाई के पास, तो आपको भी पैकिंग करनी होगी। हाँ, अभी मुझे आप थोड़ा दूर है, क्योंकि मैं आपका अभी नहीं हूँ जो मुझे गले लगाकर बैठी हो है। मेरी शर्ट गली हो गई, अरे रोनी सूरत सी बनाते। मोना की तरफ देखते हो, कैसे लगता मैं आपको गलत टाइम पर यह कहानी सुना दी, वरना अभी तो मेरी शर्ट गली हो गया, मैं कॉलेज कैसे जाऊंगी। वही मोना उसके गालों को खिंचाते हुए बोली, वह मेरा बेबी कितना क्यूट है। अरे चढ़ते हुए मोना के हाथों को अपने गले से हटते हुए करी, आप यह सोना बेबी अपने हबीब के साथ करना, मैं आपका अभी न्यूज और सोना बेबी कर रही हो, ठीक है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो आपके जेंडर पर मुझे डाउट होने लगा, और कहीं पता चले भाई को भी हो जाए, और कहीं सही में चुड़ैल से शादी ना कर ले, क्योंकि उन्हें भी तो रोमांस करने के लिए लड़की चाहिए, ना कि ऐसी लड़की जो पति के होने की जगह नंदत से पलट कर रही है। ऐसे तो मेरे भाई कहीं कुंवर ना रह जाए, शादी होते हुए भी जाएंगे, पता चले संत बन जाए। ऐसी बीवी के चक्कर में यह कह कर रहा है। खिलखिला के हंसने लगते, उसकी पूरी हंसी कब में गज रही थी। मैं मना उसे हंसते हुए देखे, कहते, रुक बदमाश, बहुत बदमाश हो गई हो आजकल। मोना आर्य के माथे पर एक किस करते हुए कहती है, तुम ऐसी खुश रहो, तुम्हें किसी की नजर ना लगे। आर्या मोना की बातों को सुन मन में कहते, अब हमें किसी की नजर नहीं लगी कि भाभी जिनकी लगती थी उनका इंतजाम मैं कर दूंगी, हमेशा के लिए अपने परिवार से दूर कर दूंगी, पहले की तरह सब ठीक कर दूंगी। मेरी खुशी मेरी अपनों में है, इस बार वह खुशी बने की वजह में किसी को नहीं दूंगी। भाभी किसी को एक बार यह वजह दी थी, और आज मैं कहाँ हूँ यह मैंने देखा था 2 साल पहले। मोना आर्य को इतना इमोशनल होता देखकर आती है, ठीक है, क्या अब इतना ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं, खुद भी रो रो के बंदरिया बन गई है। कॉलेज में ऐसे जाओगे तो सब पहले ही दिन बंदरिया ऐसा समझाकर बाहर निकाल देंगे। मोना की बातों को सुन आर्या हंसते हुए बोलते, आर्या जायसवाल को निकालने की हिम्मत किसी में नहीं, आप भी ने अभी तक सिर्फ उसे कार्य को जाना है, जो आप लोगों के साथ स्वीट और केयरिंग है, उसको नहीं, जो जिनकी नानी याद दिला दे। ट्रेलर तो बर्थडे पार्टी का आपने देखा ही होगा, है ना। मोना हंसते हुए कहते हैं, हाँ ट्रेलर तो देखा है, मगर पिक्चर देखने में और मजा आएगा अपनी होने वाली इकलौती ननद के साथ। अरे हंसते हुए कहते, चिंता मत कीजिए, अगर मिस भी कर दिया तो मैं आपको पूरी फिल्म की वीडियो बनाकर भेजी दूंगी, आखिर इतना तो कर ही सकता अपने होने वाली भाभी के लिए। तभी मानू को अपने लैपटॉप पर से किसी ईमेल के नोटिफिकेशन की आवाज आती है, जिसे मुन्ना जल्दी से लैपटॉप खोलकर कहती है, मैं देखूं जरा कौन सा इंपॉर्टेंट ईमेल आया है। ईमेल खोलना पर शेरगिल कॉर्पोरेशन से ईमेल आया होता है, एमजी के लिए, जो कि आर्या का एक ब्रांड नेम था। आर्या यह ब्रांड अपने पापा और मॉम के सरनेम से बनाया था। ईमेल को पढ़ने के बाद मोना के एक्सप्रेशन बहुत ही ज्यादा सख्त हो जाते हैं। इस वक्त मोना थोड़ी मजाक के नहीं, पहले से सख्त और सीरियस लग रही थी, जो काम के वक्त जो हमेशा रहती थी। आर्या मोना के साथ एक्सप्रेशन देखकर बोलते, क्या हुआ, क्या यह ईमेल में। मोना आर्य की तरफ देखते हुए बोलते, शेरगिल कॉर्पोरेशन के यहाँ से ईमेल आया कि उसे आपके कॉलेज के शेयर्स अपने नाम पर चाहिए, उसके लिए वह कुछ भी देने को तैयार है। अरे अपने सर को सेट पर लगाते हुए कैप की मोना से बोलते हैं, इंटरेस्टिंग, अच्छी है, उन्हें जितने मेल करने दो, एक भी ईमेल की जवाब देने की जरूरत नहीं है, और ज्यादा कर तो ब्लॉक कर दो। ईमेल समझ में आया, ऐसे फालतू काम के लिए हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। वैसे भी आज उनके सीईओ से मिलना है, मगर इस बार उस आर्य से नहीं मिलेंगे, वह जिससे वह बचपन से जानते, इस बार वह एमजी से मिलेंगे, जो कि अलग ही है इस दुनिया के लिए, एक मैच्योर फेमस बिजनेस वुमेन एमजी, जिसने छोटी सी उम्र में अपने अंपायर को खड़ा किया।
ना कि उसे रस जो हर किसी के सामने बेइज्जत तो होने के लिए तैयार थी, अब उसे सारे से मिलेंगे जो हर किसी को बेइज्जत करेगी, सबको उनकी औकात दिखाएगी। आर्य सबको उनकी हैसियत की सजा मिलेगी, गलती की और गुनाह की भी। ओबेरॉय कॉर्पोरेशन। इधर मोना और आर्य अपनी मस्ती में ढूंढते वही कोई था जो आर्य के लिए हद को पार करने के लिए तैयार था। वह कोई और कृद्धन ओबेरॉय था जो अपने ऑफिस में बैठकर इस वक्त अपने केबिन में बैठे हो अपने हाथ में पड़े एक हार्ट शेप के लॉकेट को देख रहा था जिसमें एक लड़की के आदि तस्वीर थी। कृद्धन अपने केबिन में बैठे उसे तस्वीर को देखते हुए कहता है कि तुम मेरा प्यार नहीं, जुनून जो कभी बादल नहीं सकता। प्यार एक ऐसी बीमारी है जो दूसरों को तबाह नहीं खुद को तबाह करते, और जुनून में लोग दूसरों को तबाह करने की ताकत रखते हैं। डोर पर कोई नो है जिससे कृद्धन अपने असली अवतार में आता है, बॉसी अवतार में, और अपने पास रखें लॉकेट को वापस पॉकेट में रखते हुए अपने रूट टोन में कमिंग कहता है। कमिंग कहने पर पंकज अंदर आता है, कृद्धन का असिस्टेंट। पंकज अंदर आने के बाद अपने सर को नीचे झुका के कृद्धन के सामने खड़ा हो जाता है। कृद्धन उसको देखकर बोलना है, व्हाट, अब क्या हुआ है, बोलोगे भी, अभी ऐसी खड़े रहोगे? पंकज कृद्धन की आवाज को सुन बोलना शुरू करता है, बॉस वो शेरगिल कॉर्पोरेशन के सीईओ ने एमजी से शेयर खरीदने के लिए ईमेल भेजो है, मगर एमजी ने माना कर दिया। उनके ईमेल का कोई रिस्पांस देने के बदले उन्हें ब्लॉक कर दिया है। कृद्धन पंकज की बातों को सुन कहते, इंटरेस्टिंग, मिस्टीरियस गर्ल्स तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग में मिलना पड़ेगा आज तो इसे किसी भी हालत में। उसने मेरे दुश्मन को मत दिया, आखिर इतनी बड़ी भेजती जो की है। पंकज कृद्धन पूछता है कि सर आगे हमें क्या करना है, क्या हमें उनसे कांटेक्ट करने की जरूरत है? कृद्धन पंकज की बातों को सुन के आता है, नहीं, कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है आगे, वैसे भी हमें शाम को लंच पर तो मिलना है कॉलेज में, तभी उनके लिए गिफ्ट तैयार करो उन्हें देने को, आखिर उन्हें थैंक्स टू बोलना बनता है अपने दुश्मन की बेइज्जती जो की है उन्होंने। याद रहे गिफ्ट में एक नेकलेस होना चाहिए और फूलों का गुलदस्ता। क्या होगा जब कृद्धन को पता चलेगा एमजी है उसकी जान है और जिसने उसके दुश्मन की बेइज्जती की है, तो कैसा रिएक्शन होगा उसका? क्या होगा जब मृत्युंजय को पता चलेगा जो आर्या रहे उसके पीछे पागलों की तरह पड़ी रहती तो उसने उसके इतने बड़े बेइज्जती की है? क्या पता चलेगा मृत्युंजय को जब प्रधान के मन में आर्य रखे फीलिंग के बारे में? लाइक कमेंट शेयर रिव्यू देना ना बोले, अभी थोड़ी देर में एक चैप्टर और आएगा तो प्लीज। आज मेरा कॉन्टैक्ट साइन हो चुका है, तो आप कैसे सपोर्ट की जरूरत है तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर की बहुत अच्छा कर दीजिए फ्रेंड्स।